अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ और मेरा टॉपिक है डेंगू के मुतालिक। डेंगू कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन से वो साइंस हैं जिनको देखते हुए आपको पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी और इससे बचाव कैसे किया जाएगा। मेरे टॉपिक का ये सारा लुब-ए-लुबाब है, राइट। तो जी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। तो डेंगू वायरस जो है ये कैसे होता है? सबसे पहली बात ये, आजकल दुनिया एक पेंडेमिक से गुज़र रही है। मतलब पेंडेमिक उस चीज़ को कहते हैं जो पूरी दुनिया में फैले, वो बीमारी जो पूरी दुनिया में फैले, वो मुतादी मर्ज़ जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करे, उसको पेंडेमिक कहते हैं। और आपने ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी बिकॉज़ ऑफ कोरोना, कोविड-19, उसकी वजह से। अब जहाँ पर कोविड-19 से दुनिया परेशान है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं बिकॉज़ ऑफ दिस, और इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर हुई, जो हम सब ने देखा 2020 में और अब 21 में भी इवन, कि बच्चे अभी तक स्कूल वापस नहीं जा सके। 5 to 12 ईयर्स के बच्चे अभी तक वापस स्कूल्स नहीं जा सके बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19। तो इंशाल्लाह जल्दी उनकी भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो भी रिज्यूम करेंगे स्कूल। तो जहाँ पर कोविड-19 से दुनिया परेशान है, वहाँ पर एक पुरानी बीमारी जो कि पहले से मौजूद थी, वो एक ख़ास मौसम में जो हर साल आती है, वो अब दोबारा से परेशान कर रही है, और वो है डेंगू वायरस और डेंगू बीमारी जो है, यानी डेंगू फीवर इसको कहते हैं, ठीक है। डेंगू वायरस होता क्या है? ये एक वायरस का नाम है जिसके 4 सब टाइप्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट को एक दफ़ा डेंगू हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको दोबारा डेंगू नहीं होगा। उसको दोबारा डेंगू हो सकता है और वो इन चारों में से किसी भी किस्म की डेंगू से मुतासिर हो सकता है, राइट। ठीक है। अच्छा, जो डेंगू जो है ये बेसिकली मच्छर यानी मॉस्किटो, जो उसका होस्ट है वो मॉस्किटो, और फिर वहाँ से ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है। मतलब एक फ़ीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एडिस है, लेकिन आपको उसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मॉस्किटो होता है जो कि डेंगू वायरस जो है वो उसके अंदर पहले आता है, और फिर वो जो है अफेक्ट करता है। वो जब अगर जो अफेक्टेड वायरस अफेक्टेड मॉस्किटो, इफ़ इट बाइट्स to human being, to any person, then it transmits the virus to that person. वायरस उस बंदे की बॉडी में जाके 1 वीक तक तकरीबन इंक्यूबेशन पीरियड उसका होता है, तकरीबन 7 to 8 डेज़। मतलब ये कि जब मच्छर काटेगा आपको और वायरस आपकी बॉडी में एंटर होगा, तो वो 7 से 8 दिनों तक वो आपकी बॉडी में इंक्यूबेट करेगा, यानी खाएगा, पिएगा और आपकी बॉडी में रेप्लिकेट करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है। और ये सिम्टम जो है 2 से 4 दिन तक ये ज़्यादातर रहते हैं, और इसके बाद फिर रिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है सिम्टम्स की। उस सिम्टम में सबसे पहली सिम्टम कौन सी है? और लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं ट्रांसमिशन की बात कर रही थी कि एक तो ये कि मच्छर से इंसानों में जा सकता है, दूसरा इंसानों से भी मच्छरों में आ सकता है, और फिर वही मच्छर दोबारा जब इंसान को काटेगा तो फिर वो अफेक्ट होगा, ठीक है। वो जिस बंदे को मच्छर काटेगा वो बंदा जो है वो अफेक्ट होगा डेंगू वायरस से। मतलब ये हुआ कि एक मच्छर ने आपको काटा, वायरस आपके अंदर गया, आपकी बॉडी में फिरा, और अब आप इन्फेक्टेड हैं उस वायरस से। अब आप अगर एहतियात नहीं करेंगे और अगर कोई और मच्छर आपको काटेगा, तो फिर वो मच्छर जो है वो जाके दूसरी ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो अब जो है मच्छर जो है वो ऑलरेडी उसमें डेंगू वायरस है। अब वो दूसरे किसी इंसान को जब काटेगा तो उसमें फैलाएगा। इस तरह से ये वेक्टर होता है। और तीसरा जो है वो फैलाव कैसे होगा कि ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, जैसे मदर है, अगर प्रेग्नेंट मदर है तो प्रेग्नेंट मदर से फीटस में जा सकता है या बच्चे में जा सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से
बच्चे की अर्ली लेबर हो सकती है मदर की, और बच्चा जो है वो प्री टर्म डिलीवर हो सकता है, यानी अभी उसके जो है वो दिन पूरे नहीं हुए थे, लेकिन वो डिलीवर हो जाएगा, यानी बिकॉज ऑफ दिस डेंगी। और फिर ये कि फेटल भी हो सकता है, मतलब ये कि हाई रिस्क टू लाइफ भी हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से। अच्छा, अब हमने ट्रांसमिशन की बात कर ली, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को इन सिम्टम्स में से कोई से यानी अगर किसी को बुखार चढ़े और उनके साथ कोई से दो ये जो मैं बताऊंगी सिम्टम्स वो हों, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डेंगी सस्पेक्ट किया जा सकता है। कौन सा सिम्टम होगा सबसे नंबर पे? जैसे मैंने बताया, बुखार है पेशेंट को, फीवर होगा मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 डिग्री फ़ारेनहीट, राइट। अगर आपको इतना बुखार है थर्मोमीटर से, और इसके साथ आपके आइज़ की जो पीछे दर्द होते हैं, जैसे आइज़ हैवी हो जाते हैं, उठाने से दर्द होती है, और फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो, उल्टियाँ हो पेशेंट को, नोज़िया वॉमिटिंग हो, जी मतलाए और उल्टियाँ साथ हों, पेट में दर्द हो, क्रैम्प्स हो, और साथ ब्लीडिंग हो, कहीं से भी हो सकता है, आंखों में ब्लड आए या कहीं से भी ब्लीडिंग हो, राइट, यूरिन में ब्लड हो, स्टूल में ब्लड हो, कहीं भी ब्लड हो, तो इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो हम पेशेंट को सस्पेक्ट करेंगे डेंगी। अब डेंगी दो तरह के हैं, एक जो है सिवियर डेंगी है, और एक जो है वो मॉडरेट, यानी कि आप इसको विद और विदाउट वार्निंग साइंस डेंगी कह सकते हैं, और सिवियर डेंगी कह सकते हैं, ठीक है, दो तरह के डेंगी होते हैं। पेशेंट को फीवर होगा, और ये बुखार 2 से 4 दिन तक रहेगा, और फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। और लेकिन अगर पेशेंट को ये, मैं वन बाय वन बताऊंगी, पहले मैं ये बताती हूँ कि जो मॉडरेट होते हैं जिनमें, उनमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। फीवर हो गया, और ये जो सिम्टम्स मैंने बताए थे, और आपका लैब टेस्ट होगा, और लैब टेस्ट में आपका डेंगी पॉजिटिव आ जाएगा। इसके अलावा आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, CBC होगा, जिसमें आपके प्लेटलेट्स जो हैं, यानी प्लेटलेट्स वो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में जो हमारे खून को जमने में मदद देती हैं। जब आपको कहीं पे चोट लगती है, कट लगता है, ब्लड निकलती है, वहाँ पे फ़ौरन प्लेटलेट्स जो है वो आ जाते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स वहाँ के उस पेशेंट के ब्लड को थोड़ी देर में जमा देते हैं, जम जाता है, खून रुक जाता है, आपने देखा होगा ब्लीडिंग रुक जाती है। ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दैट। अगर किसी में प्लेटलेट्स बहुत कम हो तो उसके खून के जमने की सलाहियत कम हो जाती है। कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो प्लेटलेट्स कम करते हैं, कुछ कंजेनिटल या कुछ बीमारी ऐसी होती है, पैदाइशी बीमारियां, जिनकी वजह से प्लेटलेट्स कम होते हैं इंसान के जिस्म में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुतासिर करती हैं प्लेटलेट्स को। तो अगर प्लेटलेट्स कम होंगी, और डेंगी फीवर में ये है कि डेंगी के मरीज़ की प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, अगर तो पहले 2-3 दिन में प्लेटलेट्स कम होंगे, आपको डेली CBC करवानी होगी, फिर प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है आप रिकवरी फेज़ में हैं। जब प्लेटलेट्स बढ़ेंगे आपकी रिकवरी फेज़ आएगी। और अब ये है कि अगर आपके प्लेटलेट एक ख़ास हद से ज़्यादा लो हो जाएं, तो फिर आपको प्लेटलेट लगाया जाता है दवा के तौर पे, इंजेक्शंस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको डेली चेक करवाना है CBC। इसमें अगर प्लेटलेट आपके सपोज़ अगर 40 से कम हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है, या फिर आपको सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपका जो है वो प्लेटलेट आपको करवाना पड़ेगा। 40 से मुराद 40,000 है, नॉट 40 इन काउंट, 40,000, ओके। 30 to 40,000 तक जो है वो एक्सेप्टेबल बॉर्डर लाइन है। अगर इससे भी कम होंगे तो फिर आपको प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज़ करवाना होगा। और इसके अलावा ये कि आपको वो तमाम दवाएं बंद करनी होंगी जो कि प्लेटलेट को लो करती हैं, जैसे एस्प्रिन वगैरह। एस्प्रिन एक बहुत ज़रूरी दवा है जो कि बहुत कॉमन दवा है, जो कि यूज़ होती है। ब्रूफिन बहुत कॉमन दवा है। ये सारी दवाएं जो हैं ये प्लेटलेट को लो करती हैं। तो डेंगी के पेशेंट को आपने जो दवा देनी है जिसके बुखार को कम करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल ले, ठीक है। एसिटामिनोफेन जो है आप पैरासीटामोल वो ले, ताकि उसका जो है फ़ीवर वो कंट्रोल हो और बॉडी एक्स एंड पेन्स या जिस्म में दर्द जो है वो कंट्रोल हो। लेकिन वो ब्रूफिन नहीं ले सकता और वो एस्प्रिन नहीं ले सकता। एस्प्रिन का दूसरा नाम क्या है? डिस्प्रिन, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है ना। डिस्प्रिन, सर में दर्द है, डिस्प्रिन की 2 गोली ले लो, पानी में डालो, उसको पी जाओ
और गले में दर्द है उसके गॉगल्स करो, तो वो डिस्प्रिन या एस्प्रिन जो हार्ट के पेशेंट्स को भी आप देते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग है जिसको प्लेविक्स कहते हैं, क्लोपिडोग्रेल, वो भी आपको बंद करनी होगी, एस्प्रिन बंद करनी होगी और ब्रुफिन बंद करनी होगी। इस तरह की दवाइयाँ जो प्लेटलेट को लो करती हैं वो आपको बंद करनी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास दवा पर हैं अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि वो दवा बंद करने की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये तो थे माइल्ड केसेस में आपका डॉक्टर आपको घर भेज देगा और इसमें परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर पे आपने सिर्फ पैरासीटामोल खानी है और वक्त के साथ साथ ये फ़ीवर कम होगा। शिफा की दुआएं होती हैं वो पढ़ा करें, रेगुलर नमाज की पाबंदी करें और सफाई का बहुत ख्याल रखें। अपने इन्वायरमेंट में मच्छरों का आना मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। किस तरह से बंद करेंगे आप कि आप बेशक ये कि जो आपकी विंडोज़ पे नेट लाजमी लगी हो, जाली लाजमी लगी हो और आउटडोर कम करें जाना बाहर आप, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपको अगर मच्छर दोबारा मतलब कोई और मच्छर आपको काटता है तो वो दूसरे इंसान को इन्फेक्शन दे देगा, ठीक है। तो इसलिए वो वायरस ले जाएगा आपकी बॉडी से और आपकी बॉडी से वो दूसरे इंसान को दे देगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका एक्सपोजर जो है वो कम से कम हो। और इसके अलावा ये कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट लाजमी लगाएं, मतलब मॉस्पिल वगैरह इस टाइप की जो भी रिपेलेंट्स हैं वो सारे आप लगाएं। जैसे कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि मेरे ख्याल में तारा मीरा का तेल या आई डोंट नो, कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं। नीम का तेल, यस नीम का तेल है वो लगाएं। ऐसे तमाम। और अपने घर में लाजमी कोयल का जो है वो आप करें। अगर आपको कोयल की स्मोक से एलर्जी है तो फिर आप कोई और तरीका स्प्रे करें या कोई और तरीका जिससे आप कोशिश करें पानी जमे ना, ठीक है, पानी कलेक्ट ना हो। कंटेनर्स वगैरह जो हैं जहाँ जिसमें आप पानी स्टोर करते हैं वो आप उसकी लाजमी सफाई करवाएं और उसको बंद करें और उसमें दवाइयाँ वगैरह भी यूज़ करें जो कि इंसेक्टिसाइड्स होती हैं और स्प्रे वगैरह, ठीक है। ये बात हुई। अच्छा, अब इसके बाद आपका जो है वो प्लेटलेट लेवल वापस जब आना शुरू हो जाएगा और आप रिकवरी फेज़ में चले जाएंगे। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सपोज़ आपको अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब पेट में आपके दर्द होता है, मरोड़ उठते हैं या क्रैम्प्स उठते हैं या फिर आपको वॉमिटिंग होती है और फिर या कहीं से भी ब्लड आना शुरू हो, अगर ना भी ब्लड आए लेकिन ये सिम्टम्स आपके हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर जाके चेक करवाना चाहिए। और अगर आपको फील होता है कि आपकी कहीं से ब्लड आ रहे हैं, आपकी बॉडी में ब्लू से निशान पड़ गए हैं, ठीक है, पर्पल और ब्लू से निशान पड़ गए ऐसे, तो फिर ये या छोटे छोटे धब्बे पड़ गए, जैसे वो सुइयाँ चुभती हैं ना तो वहाँ पे ब्लू ब्रूज हो जाते हैं। अगर इस तरह की भी कोई भी अलामत है आपकी बॉडी में तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना होगा। अगर आप घर पर भी हैं तो आपको डेली CBC करवाने की ज़रूरत है जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते। अच्छा, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आ गए हैं, इसका मतलब आप खुदा ना करे आप सीवियर डिजीज़ की तरफ चले गए हैं, तो आपको फिर हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत है और फिर हॉस्पिटल में आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको आपके डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो डेंगू के वो हैं, मैंने टेस्ट वगैरह बता दिए आपको कि CBC लाजमी करवाना है। और प्रिवेंशन के लिए मैं जैसे आपको बता रही हूँ, एक तो प्रिवेंशन होता है कम्युनिटी लेवल पे कि आपकी जो कम्युनिटी में जिन कंट्रीज़ में मच्छर ज़्यादा हैं उनमें प्रॉपर स्प्रे करवाया जाए, ठीक है। अगर आप देखिए हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर हम नहीं डाल सकते। अगर सपोजिटली गवर्नमेंट नहीं करती तो आप लोग कम्युनिटी बेस पे आपस में मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर ये करें, जो मोहल्ले के हेड हैं उनसे बात करें और फिर वो स्प्रे करें या स्ट्रीट में फुल टाइम स्प्रे करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो डेंगू का मच्छर होता है वो सुबह यानी अर्ली डॉन में और शाम प्री डॉन, शाम को जो है ना जब सूरज गुरूब होने वाला होता है उससे पहले जो मलगजा सा अंधेरा होता है उस टाइम में और सुबह के टाइम में, ये 2 टाइम उसके फेवरेट है और इसी टाइम ही वो मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, बाइट के बाद। तो इन 2 टाइम में आपने स्पेशली एहतियात करनी है, बॉडी को एक्सपोज नहीं रखना, फुल बाजू वाले कपड़े पहनने हैं और जैसे बताया कि कोई भी तेल वगैरह लगानी है या दवाइयाँ लगानी है। बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं, वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स लाजमी उनका इस्तेमाल करें
ताकि आपको मच्छर काट ना सके। कम्युनिटी लेवल पे स्प्रे मैंने कहा करवाएं। अगर किसी जगह जोहड़ है, तालाब है या कोई पानी जमा है तो उसकी निकासी का इंतज़ाम करें, उसमें दवाई डलवाएं, स्प्रे डलवाएं, उसके इर्द गिर्द लाजमी स्प्रे हो, ठीक है। अगर कोई और नहीं करता आप करवाएं, और अगर आप ये करवाएंगे तो इसका सब सवाब आपको जाएगा, ठीक है ना। और एहतियात लाजमी करें कि आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है। और घर पे जो भी बुखार कम करने की चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय आप ब्रोफिन, और दवाइयों में ब्रोफिन और एस्प्रिन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। ये कुछ बातें मैंने गुजारिशात आपसे करनी थी डेंगू के सिलसिले में। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपका हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं इसका पार्ट 2 भी करूँगी अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन सब कुछ आपकी कोऑपरेशन से होगा। इफ़ यू वांट मी टू टॉक मोर, या आप चाहते हैं कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं के साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।